अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनीमिया को और उसकी टाइप्स को। ब्लड लॉस एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया और इफेक्ट पढ़ेंगे एनीमिया का सर्कुलेशन पर। इसके अलावा पॉलीसाइथीमिया और उसकी टाइप्स को पढ़ेंगे और इफेक्ट पढ़ेंगे पॉलीसाइथीमिया का सर्कुलेशन पर। सबसे पहले देखेंगे एनीमिया को क्या होता है। एनीमिया हमारे पास आरबीसीज का बॉडी में कम हो जाना या हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाना, इसको कहते हैं एनीमिया। अब हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी ब्लड में किस वजह से हो सकती है? या तो हमारे पास बहुत थोड़ी हीमोग्लोबिन बन रही है सेल में, या जो है बहुत कम आरबीसीज है बॉडी में, तो दोनों की वजह से क्या होगा? एनीमिया होगा, यानी डेफिशिएंसी होगी हीमोग्लोबिन की या ब्लड सेल्स की। अब इसकी टाइप्स को देखते हैं। हमारे पास सबसे पहली जो टाइप है वो है ब्लड लॉस एनीमिया, यानी बॉडी में ब्लड सेल्स का कम होना ब्लड लॉस की वजह से। यानी ब्लड हमारा जो है किसी एक्सीडेंट की वजह से, या जैसे कोई एक्सीडेंट होता है तो ब्लड लॉस होता है, तो उसकी वजह से भी एनीमिया हो जाता है। इसी तरह हमने यहाँ पे पढ़ेंगे जो कॉज होगा वो हेमोरेज होगा। हेमोरेज कहते हैं किसी भी बॉडी के ऑर्गन से जो है ब्लड लॉस होते रहना, ठीक है, किसी इंजरी की वजह से या फिर इंटरनल इंजरी की वजह से ब्लड लॉस होता रहे, तो उसकी वजह से क्या होता है? हमारी बॉडी में एनीमिया हो जाता है। लेकिन उसको बॉडी रिप्लेस कर लेती है। अगर हमारे पास एक दफ़ा हेमोरेज हुआ है और उसको बॉडी ने रिप्लेस किया और दूसरी दफ़ा हेमोरेज ना हो, तो 3 से 6 हफ्तों में हमारे पास बॉडी जो है वो आरबीसी की कंसनट्रेशन बॉडी में नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा अरसे के लिए हेमोरेज हो रहा है, यानी क्रॉनिक ब्लड लॉस हो रहा है, तो उसकी वजह से ये होगा कि बॉडी जो है उसमें इंटेस्टाइन में से आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा। अब अगर आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमें पता है कि हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में आयरन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आयरन एब्जॉर्ब ना हो क्रॉनिक ब्लड लॉस के केस में, तो हमारे पास हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन जो होती है वो नहीं होगी। तो फिर आरबीसीज जो बनेंगे वो छोटे साइज़ के होंगे, यानी उनका साइज़ स्मॉल होगा और उनके अंदर हीमोग्लोबिन बहुत कम होगी। तो इस एनीमिया को हम कहते हैं माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। यानी माइक्रोसाइटिक इस वजह से क्योंकि उनका साइज़ छोटा है, और हाइपोक्रोमिक मतलब उनमें हीमोग्लोबिन बहुत कम है, तो इस वजह से इसको कहेंगे माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ये और कब होगा? जब हमारी बॉडी में क्रॉनिक ब्लड लॉस होगा, तो उसकी वजह से आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा स्मॉल इंटेस्टाइन से, और जब आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन नहीं होगी या फिर बहुत कम होगी। तो ये हमारे पास था ब्लड लॉस एनीमिया, जो कि बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट हमारे पास है ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया में हमारे पास जो हमारे पास बोन मैरो है, जो ऐसा ऑर्गन है या टिश्यू है जो कि आरबीसीज की फॉर्मेशन करता है, जैसे हमने एरिथ्रोपोइसिस में पढ़ा। अब उसका वही फंक्शनल ना हो, यानी उसका वो अपना फंक्शन लूज़ कर दे किसी वजह से, तो उस वजह से कहेंगे इसको ए प्लास्टिक एनीमिया, लैक ऑफ फंक्शनिंग बोन मैरो। अब इसका कॉज क्या होगा? हाई एक्सपोज रेडिएशन, यानी एक्सरेज रेडिएशंस दी, तो उसकी वजह से बोन मैरो जो है वो अपना फंक्शन काम करना छोड़ दे, डिसफंक्शन हो जाए। या फिर कीमोथेरेपी हो, इन केस ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट है, कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसमें कीमोथेरेपी देते हैं, तो उस वजह से भी जो है बोन मैरो अपना फंक्शन उस प्रॉपर नहीं कर सकता, यानी डिसफंक्शन हो जाता है उसका, या अपना फंक्शन लूज़ कर लेता है। इसी तरह अगर हमारे पास हाई डोज ले रहे हैं टॉक्सिक केमिकल्स की, जैसे गैसोलीन की, बेंजीन की, तो उस वजह से भी हमारे पास बोन मैरो को इफेक्ट होगा। या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हमारे पास ल्यूपस एरिथ्रीमेटोसिस की एग्जाम्पल दी है, जिसमें ऐसा होता है कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे पास जो स्टेम सेल्स होते हैं बोन मैरो को, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो जिसकी वजह से बोन मैरो आरबीसीज की फॉर्मेशन नहीं करते। और लास्ट जो है इडियोपैथिक, यानी अननोन कॉज की वजह से। अगर अननोन कॉज की वजह से एनीमिया होगा तो उसको कहेंगे ए प्लास्टिक इडियोपैथिक एनीमिया, यानी हमें इसकी रीजन कॉज ही नहीं पता। तो इन केस में नॉर्मली डेथ हो जाती है, लेकिन अगर हम ट्रीटमेंट देखें तो हमारे पास बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की वजह से जान बच भी सकती है। तो इस केस में हमारे पास बोन मैरो फंक्शन नहीं होगा, और उसके कॉजेज़ क्या होंगे? हमारे पास हाई एक्सपोज रेडिएशन, कीमोथेरेपी, टॉक्सिक केमिकल्स के हाई डोज लेना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे कि ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस, इडियोपैथिक कॉज यानी अननोन कॉज, और इसका ट्रीटमेंट क्या है? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आरबीसीज जो होते हैं बहुत लार्ज साइज़ के होते हैं और उनकी शेप भी ऑड होती है। अब क्यों ऐसा होता है? यह हमारे पास इन 3 चीज़ों का लॉस हो जाना, लॉस ऑफ विटामिन B12, फॉलिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर, इन तीनों चीज़ों से आप लोग वैसे ही फेमिलियर है। स्टमक पिकोजा से इन तीनों का लॉस हो जाना, तो इस वजह से ये होता है कि हमारे पास जो बोन मैरो में एरिथ्रोब्लास्ट बनते हैं उनकी रिप्रोडक्शन स्लो हो जाती है। जब उनकी रिप्रोडक्शन स्लो होगी तो आरबीसीज एट एंड जो बनेंगे वो बड़े साइज़ के होंगे और उनकी शेप ऑड होगी। अब इस तरह वाले आरबीसीज का वैसे ही कोई काम नहीं है, उन्होंने बर्स्ट हो जाना है। तो हमारे पास ये अब इस
इसकी वजह क्या होगी कि हमारे पास ये फॉलिक एसिड और ये विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर क्यों लॉस हो जाएंगे। इन 3 कॉजेज़ की वजह से हमारे पास स्टमक मिकोजा की डीजनरेशन होगी, एट्रोपी होगी, जैसे हमने पढ़ा पर्नीशियस एनीमिया में। दूसरा हमारे पास गैस्ट्रोएक्टमी होगी, यानी हमने सर्जिकली रिमूव कर दिया स्टमक को बॉडी से। तीसरा हमारे पास इंटेस्टाइनल स्प्रू हो गया, जिसमें हमारे पास एक डिजीज़ है जो कि जिसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होती विटामिन B12 की और फॉलिक एसिड की। ठीक है, तो ये 3 कॉजेज़ की वजह से हमारे पास लॉस हो जाएगा इन तीनों चीज़ों का। जब इन तीनों चीज़ों का लॉस होगा तो रिप्रोडक्शन स्लो हो जाएगी। जब रिप्रोडक्शन स्लो होगी तो आरबीसीज जो होंगे वो बड़े साइज़ के बनेंगे और ऑड शेप होगी, और वो उनका इफेक्ट क्या होगा कि वो रप्चर हो जाएंगे आरबीसीज। जब रप्चर होंगे तो हमारे पास बॉडी में एनीमिया हो जाएगा, तो इस एनीमिया को कहेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट हमारे पास है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया मतलब कहते हैं आरबीसीज का बॉडी में जो आरबीसीज हैं वो उनके ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाना। अब ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाना किसी भी एबनॉर्मेलिटी की वजह से, ठीक है। ये हमारे पास हेरिडिटी भी हो सकती है और दूसरी भी हो सकती है कॉज इसकी। इसके आगे फर्दर टाइप्स हैं। पहली हमारे पास है हेरिडिटी सफीरोसाइटोसिस, मतलब हेरिडिटी जो है हमें विरासत में ये ऐसे आरबीसीज बनेंगे कि आरबीसीज जो बनते हैं स्मॉल साइज़ के बनते हैं और उनकी शेप स्फेरिकल होती है रादर देन बाइकनकेव डिस्क। यानी वैसे तो नॉर्मली हमारे पास बाइकनकेव डिस्क होती है आरबीसीज की, लेकिन यहाँ पे आरबीसीज छोटे साइज़ के बनेंगे और स्फेरिकल शेप के बनेंगे, गोल। तो जब वो इस तरह के बनेंगे तो वो मतलब वो कंप्रेशन को विदस्टैंड ही नहीं कर सकेंगे, टॉलरेट ही नहीं कर सकेंगे। जब भी कभी टाइट बेड्स में से पास करेंगे, वेसल्स की यहाँ से पास करेंगे, तो जब स्फेरिकल होंगे तो वो इजीली क्या हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे। तो जब रप्चर होंगे तो हमारे पास बॉडी में एनीमिया हो जाएगा, हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा। इसको कहेंगे हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस, जो कि विरासत में होगी। ये प्रॉब्लम विरासती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है सिकल सेल एनीमिया। अब इसमें हमारे पास क्या होते हैं, आरबीसी सिकल शेप के होते हैं, इस तरह के ल्यूनेट शेप होंगे। अब इसका कॉज क्या होता है, इसमें हमारे पास एक होती है हीमोग्लोबिन एस। ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है। क्यों इसको हीमोग्लोबिन एस कहते हैं, क्योंकि इसमें एक बीटा चेंज होती है, फॉल्टी होती है। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चेन में से जो एक बीटा चेन होती है वो फॉल्टी होती है। अब ये फॉल्टी बीटा चेन है, तो जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन एस जो होगा, जब वो उसको लो ऑक्सीजन से एक्सपोज किया जाएगा तो हमारे पास यानी तो उसमें हमारे पास ये आरबीसीज के अंदर प्रेसिपिटेट होने लग जाएगा। हीमोग्लोबिन हमारे पास आरबीसीज के अंदर प्रेसिपिटेट होने लग जाएगा। जब हीमोग्लोबिन आरबीसी हीमोग्लोबिन एस जो है ये आरबीसी के अंदर प्रेसिपिटेट होगा तो उसकी सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा और उसकी शेप भी यूं करके चेंज हो जाएगी। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ये रप्चर हो जाएगा। और इसके अलावा एक ये काम होगा कि ये रप्चर भी हो जाएगा, दूसरा कि विशियस सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। विशियस सर्कल होता है कि एक मुसीबत आई, यानी एक डिजीज़ हुई और उस एक डिजीज़ की वजह से दूसरी डिजीज़ स्टार्ट हो गई। तो इस तरह हमारे पास इवेंट जो है स्टार्ट हो जाए डिजीज़ का, उसको कहते हैं विशियस सर्कल, ठीक है। यानी इसमें हमारे पास सिकल सेल डिजीज़ क्राइसिस स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा होगा कि जब और आरबीसीज जो है ना, मतलब जो और ब्लड सेल्स हो गए उनको एक्सपोज किया जाएगा लो ऑक्सीजन से, तो उन सब की डिस्ट्रक्शन आहिस्ता आहिस्ता होती जाएगी। तो एट द एंड जो होगा एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, क्राइसिस स्टार्ट हो जाएगा, जिसको कहेंगे सिकल सेल डिजीज क्राइसिस, ठीक है। इसमें हमारे पास असल मसला क्या है कि हीमोग्लोबिन एस है जिसके अंदर फॉल्टी बीटा चेन है, जो कि प्रेसिपिटेट हो जाएगा आरबीसीज के अंदर और उसकी शेप चेंज हो जाएगी। और जब शेप चेंज होगी तो इजीली वो बर्स्ट हो जाएगा। और साथ साथ ये क्या होगा, विशियस सर्कल स्टार्ट हो जाएगा, यानी एक डिजीज़ का सर्कल स्टार्ट हो जाएगा, एक मसले की वजह से दूसरा मसला स्टार्ट हो जाएगा, तो एट द एंड डेथ हो जाएगी। लास्ट हमारे पास है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिसिस, जो कि हमारे पास अगर किसी मदर का ब्लड ग्रुप था RH नेगेटिव और उसने ऐसे बच्चे को अडॉप्ट, मतलब उसके अंदर एम्ब्रियो ऐसा बने, फिटस ऐसा बने जिसके अंदर उसका ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव, तो ये होगा कि इसके RH पॉजिटिव एंटीजन्स जब मदर की बॉडी को क्रॉस करेंगे, यानी प्लेसेंटा मेम्ब्रेन से मदर की बॉडी में जाएंगे, तो मदर का ब्लड ग्रुप तो RH नेगेटिव है, तो वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना देगी। जब एंटीबॉडीज़ बन जाएगी RH पॉजिटिव के खिलाफ, तो जब वो प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे और जब फिटस के यानी बच्चे के ब्लड में जब दाखिल होगी ये वाली एंटीबॉडीज़, तो ये जाके इसके एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय कर देगी। जब इसके एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करेगी तो हमारे पास क्या होगी, रप्चर हो जाएगी आरबीसीज, डिस्ट्रक्शन होगी आरबीसीज के, और जो बच्चा पैदा होगा उसको स्वेयर एनीमिया होगा। तो हमारे पास एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिसिस में क्या होगा कि हमारे पास मदर का ब्लड ग्रुप था RH नेगेटिव, लेकिन जब उसने कंसीव किया चाइल्ड तो उसका जो बच्चा था उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, फिटस का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होगा। तो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की जब एंटीजेंस भी तो होते हैं, तो जब वो एंटीजेंस RH पॉजिटिव एंटीजेंस मदर की बॉडी में जाएंगे, तो मदर की बॉडी जब देखेगी कि RH पॉजिटिव एंटीजेंस आए हुए हैं जो कि मेरे ब्लड ग्रुप के नहीं है, तो उसकी मदर की बॉडी जो है नेचुरल उसका इम्यून सिस्टम जो है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना देगा। तो जब एंटीबॉडीज़ RH
के खिलाफ बन जाएगी, RH पॉजिटिव ब्लड के खिलाफ, यानी उसकी मदर में, इसकी बॉडी में बनी एंटीजेंस, एंटीबॉडीज़ तो इसकी बॉडी में तो बनी है, लेकिन अब जाहिर सी बात है उसने कंसीव किया हुआ चाइल्ड, तो वो प्लेसेंटा के मेम्ब्रेन को क्रॉस करके फिटस में भी जाएंगी। जब वो फिटस में जाएगी तो उसके RBCs को के लिए तो वो ख़तरनाक है, तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इस वजह से जो है RBCs की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, और जब बच्चा पैदा होगा तो उसको एनीमिया होगा। अब हमारे पास सर्कुलेशन पे इसका क्या इफेक्ट होता है ये देख लेते हैं हम। अब कोई आपसे पूछे कि एनीमिया का इफेक्ट क्या होता है सर्कुलेशन पे, तो उसका आपने डायरेक्ट आंसर देना है कि इसकी वजह से कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। अब ये कार्डिक आउटपुट जो होता है हमारे पास, जो ब्लड रिटर्न हो रहा होता है हार्ट में, या जो ब्लड पंप कर रहा होता है हार्ट 1 मिनट में, उसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट, जिसको आप डिटेल में जो है आगे जाके कार्डिक वाली फिजियोलॉजी में पढ़ोगे। अब ये क्यों कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा? पहली वजह ये है कि हमारे पास RBCs कम हो गए बॉडी में। अब RBCs कम हो गए तो ब्लड, उसकी विस्कोसिटी जो है ब्लड की, वो भी कम हो जाएगी। विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन। अब ब्लड सेल्स की वजह से जो है ब्लड गाढ़ा हो रहा था, अब ब्लड विस्कोसिटी कम, RBCs सेल्स ही बॉडी मतलब कम हो गए ब्लड में, तो उसका गाढ़ापन भी कम हो जाएगा, यानी वो कम विस्कस होगा। विस्कोसिटी कम होगी तो हमारे पास पेरिफेरल रेजिस्टेंस यानी कोई रुकावट ही नहीं होगी उसके फ्लो में। तो जब रुकावट नहीं होगी यानी कम होगी रुकावट, तो वीनस रिटर्न यानी अमाउंट ऑफ द ब्लड विच इज़ रिटर्निंग टू द हार्ट, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी ज़्यादा ब्लड जो है हार्ट की तरफ रिटर्न करेगा। जब हार्ट ज़्यादा मतलब ब्लड ज़्यादा रिटर्न करेगा हार्ट की तरफ, तो उसका कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा वजह क्या है कि हमारे पास हाइपोक्सिया हो रहा है, यानी बॉडी के टिश्यूज को ऑक्सीजन कम मिल रही है। जब हाइपोक्सिया होता है तो हमारे पास हमेशा वेसल्स क्या करती है? डायलेट करती है, यानी फूल जाती हैं। जब वेसल्स डायलेट करेगी तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस फिर क्या हो जाएगी? यानी रुकावट कम हो जाएगी ब्लड फ्लो को, यहाँ से ब्लड इजीली रीफ्लो कर सकता है रुकावट के बगैर। तो जब पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगी तो वीनस रिटर्न भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जब वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा तो हमारे पास एट द एंड कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। कार्डिक आउटपुट जो है हमारे पास अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट ड्यूरिंग 1 हार्ट बीट